नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कानपुर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम विवेक है, जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं ये डरावनी घटना रघुवीर जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विवेक कानपुर है। मैं फिलहाल कानपुर की एक ऑटोमोटिव कंपनी में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूं। मेरी नौकरी अच्छी है और वेतन भी संतोषजनक। मेरी 2 बेटियां हैं जो स्कूल जाती हैं और मेरी पत्नी नेहा बेहद समझदार और साथ निभाने वाली महिला है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ सही दिशा में चल रहा था। लेकिन जीवन में ऐसा कहा जाता है कि खुशियों के बीच अक्सर अंधेरा भी आता है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के एक ऐसे भयावह दौर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जब हर पल मेरे दिल में डर समाया रहता था। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई छाया मेरे आसपास अभी भी मौजूद है और मुझे कभी भी घेर सकती है, और वो उसकी भयानक आंखें आज भी कहीं छुपकर मुझे ही घूरती रहती हैं। अगर गलती से रात के अंधेरे में उन आंखों का सामना हो जाए तो मेरी हालत क्या होगी, इसका मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें शुरू से बात करनी होगी। दरअसल मैं फिलहाल कानपुर में काम करता हूँ, इसलिए वहीं रहता हूँ। लेकिन मेरी असली जड़ें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गंजिया नामक गांव में हैं। जब मैं कॉलेज में था उसी वक्त मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अपने फाइनल ईयर के दौरान एक स्थानीय कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था, पढ़ाई में डूबा हुआ। उस दिन मेरी मुलाकात साक्षी से हुई। वह कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। अचानक उसकी किताब मेरे पास गिर गई और उसने मुझसे माफी मांगी। मैंने सोचा, ये तो बड़ी अजीब बात है कि कोई लड़की इतनी विनम्र होकर अपनी गलती स्वीकार करती है। आमतौर पर लड़कियां अपनी गलतियों को नहीं मानती और खूबसूरत लड़कियां तो और भी कम। उसकी हंसी सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, वैसे मेरा नाम नेहा है और मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने भी तुरंत जवाब दिया, मैं विवेक हूँ। मैं अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में था, यानी कि अगले साल शायद कॉलेज छोड़ दूंगा। जब मैंने ये बात नेहा से कही तो वह हंस पड़ी। उसकी बातों में जो आत्मविश्वास था और उसका बार बार हंसना मुझे बहुत पसंद आया। वो मेरे लिए बिल्कुल एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी थी जो पहले ही दिन से मेरे दिल में बस गई। उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जिसमें जिंदगी की ऊर्जा और कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा झलकती थी। उसके लंबे सिल्की बाल पीठ पर लहराते थे जो देखने में बहुत खास लगते थे। मैं उसे देखकर खो सा गया था, इतना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह क्या सोच रही है। हालांकि उसकी मुस्कुराहट ने मुझे बता दिया कि उसे मेरी टकटकी से कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे मैं नेहा के बारे में सोचने लगा। वह अक्सर कैंटीन या लाइब्रेरी में दिखाई देती थी। कहते हैं, जहां चाह होती है वहां राह होती है। शायद यही वजह थी कि हमारी दूरियों के बीच भी एक अजीब सी टेलीपैथिक कनेक्शन बन गया था। मेरा उसके लिए दिल की गहराइयों से चाहना नेहा तक पहुंच गया होगा, क्योंकि वह भी मेरी इस दीवानगी को महसूस कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। कॉलेज के नए दिनों में लड़के लड़कियां अक्सर फिल्मों जैसी दुनिया में जीते हैं और हम दोनों भी उससे अलग नहीं थे। जल्द ही हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने एक दिन उसे कैंटीन में साथ पीने के लिए बुलाया और उसने खुशी खुशी हामी भर दी। न केवल उसकी खूबसूरती बल्कि उसका सरल और मददगार स्वभाव भी मुझे बहुत भाया। वह सभी की मदद करती, मीठी बोलती और नरम दिल की थी। अगर मैं अपनी जिंदगी की साथी के बारे में सोचता था तो नेहा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं चाहता था। सच्चाई तो यह है कि मैं नेहा को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहा था। बस मुझे उससे बस एक बात पूछनी थी। एक दिन मैंने कहा, नेहा चलो कैंटीन में चलकर कुछ पीते हैं। उसने बिना झिझक हामी भर दी। हम दोनों कैंटीन गए, खूब बातें की और कुछ समय साथ बिताया। उस मुलाकात के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। अब मैं अक्सर उसे बात करने और साथ में बाहर घूमने के लिए बुलाने लगा। हम पार्क में जाते, ड्रामा क्लब में साथ होते और प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते। हमारी केमिस्ट्री इतनी गहरी हो गई थी
कि बिना कहे ही हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते थे। ऐसा लगने लगा था जैसे भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया हो। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर पार्क में उससे पूछा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? वह मुस्कुराई और अपनी नजरें नीचे कर ली। वह मुस्कुराहट मेरे लिए इकरार की तरह थी। मैंने कहा, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, ऐसे नहीं, तुम्हें भी बताना होगा। शर्माते हुए उसने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और शादी करूंगी। उस दिन से हमारी दुनिया बदल गई। कॉलेज के दिन अब खूबसूरत लगने लगे। हम साथ पढ़ते, हंसते, कभी कभी लड़ते भी। फोन पर घंटों बातें होती। शुरू में नेहा अपने घर वालों से छिपकर बात करती थी, पर धीरे धीरे खुल गई। लेकिन एक दिन उसके घर वालों को शक हुआ। उसकी बहन ने चुपके से उसका फोन देखा और सारी बातें जान ली। नेहा की मां पुराने विचारों वाली थीं। उन्होंने रोते हुए कहा, क्या तेरे लिए ही मैं पढ़ी हूं? कॉलेज भेजा कि शर्मसार कर दे? नेहा पर पाबंदी लग गई। कॉलेज जाना बंद कर दिया गया और मोबाइल छीन लिया गया। इधर मेरे घर क्या हुआ? सुबह नहाने के लिए गया था कि पिताजी मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरा मोबाइल देखा, जिसमें नेहा की तस्वीरें थीं, और सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों। उनका गुस्सा झलक रहा था। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो उनकी नफरत भरी नजरें देखकर समझ गया कि मेरी बात अब छुपी नहीं रह सकती। गुस्से में उन्होंने पूछा, यह सब क्या है? और मोबाइल जोर से बिस्तर पर पटक दिया। मैंने शांतिपूर्ण अंदाज में कहा, पिताजी, यह नेहा है। मैं उससे प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही घर में ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो। मेरी मां तो मेरी शादी को लेकर बड़े बड़े सपने देखती थीं। कई सालों से अपने रिश्तेदारों और परिचितों में मेरी शादी के लिए लड़की तलाशती थीं। उन्हें बस यही देखना था कि कौन सी लड़की मेरे लिए ठीक रहेगी। वहीं पिताजी ने अपने दोस्तों के बीच मेरी शादी का जोर शोर से प्रचार कर रखा था, जैसे मैं कोई खबर की चीज हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस घर का मेहमान हूं और मेरी राय का कोई महत्व नहीं, बस चुपचाप मेरी शादी तय की जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर इतने ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं कि उनकी पसंद पर ही उनकी लड़ाई हो जाए। माँ बाप दोनों गुस्से में थे और घर में माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। खाना पीना मुश्किल हो गया था। मैं चाहता था कि कहीं दूर भाग जाऊं, पर सोचता था कहां जाऊं। न मेरा कोई ठिकाना था, न ऐसे दोस्त जो मुझे 2 दिन भी संभाल सके। कुछ दिनों के तकरार के बाद मैं पूरी तरह परेशान हो गया। मैंने साफ कह दिया कि या तो मैं नेहा से शादी करूंगा या फिर घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर मैं घर से निकल गया। पूरे दिन मैं बस इधर उधर घूमता रहा, मन कहीं नहीं लगा। शाम होते होते घर से फोन आने लगे। माँ कह रही थी कि खाना बनाकर रखा है, तेरे आने का इंतजार है। पापा कह रहे थे कि अब तक घर क्यों नहीं लौटा, लेकिन मैं नहीं गया। एक पार्क की बेंच पर बैठा रहा। फिर रात हो गई तो वहीं सो गया। फोन की कॉलें आती रहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अंत में पापा का फोन आया। उन्होंने कहा, बच्चे, तू बचपन से ही ऐसा था, अपनी बात मनवाता था। तेरी मम्मी ने तेरे मन को बिगाड़ा है, पर जो करना है कर ले, पर कम से कम घर तो आ। मैंने कहा, नहीं, मेरा फैसला पक्का है, अब नहीं आऊंगा। पापा ने जवाब दिया, ठीक है, तू घर आ जा। मैं तेरी शादी नेहा से ही करूंगा और किसी और से नहीं। मैंने कहा, मम्मी भी तो मुझसे यही कहे, तभी मैं घर आऊं। फिर मम्मी ने फोन उठाया और कहा, तेरे पापा ने तुझे हमेशा प्यार किया है। जब उन्होंने फैसला किया है तो मुझे क्या लगता है, तू घर आ जा, नेहा से ही शादी कर लेना। यह सुनते ही मैं खुशी से झूम उठा और जल्दी से घर पहुंच गया। घर में सभी खाना खा रहे थे। मेरी बहन रिया और भाई सुमित मेरी तरफ नाराजगी से देख रहे थे। उन्हें मेरी हरकतों का पता था और मेरा ड्रामा भी अच्छे से समझ आता था। जैसे ही वे मुझे देखे, व्यंग्य भरे लहजे में बोले, अरे महाराज आ गए, पहले तो माला पहनाओ फिर खाना खाओ। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में खटक हुई, लेकिन उस वक्त माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कुछ कह नहीं पाया। बस उन्हें घूरता रहा जैसे कोई दुर्वासा हो। वैसे भी हमारे बीच बहस और नोकझोंक आम बात थी। हमने साथ बैठकर खाना खाया। हमारे घर की एक खासियत है कि रात का खाना सब एक साथ खाते हैं। अगर कोई घर पर नहीं होता तो बाकी तब तक इंतजार करते हैं जब तक वह वापस ना आ जाए। यह नियम हमारे यहाँ पीढ़ियों से चलता आ रहा है। आज का माहौल गंभीर था, खासकर माँ बाप के चेहरे पर मेरे भाई सचिन और बहन रचना की आंखों में शरारत चमक रही थी। वे मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मजाक छुपा हो। पापा ने कहा, क्या लड़की वालों को सब पता है?
अगर नहीं तो उन्हें सब बताओ। अपने रिश्ते की बात साफ कर दो। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम तो बस इसलिए मना कर रहे थे ताकि तेरी शादी सही से हो। वहीं नेहा के घर भी इसी तरह की स्थिति थी। नेहा खाना पीना छोड़ चुकी थी और कहती थी, लड़के में क्या कमी है, पहले उसे देखो फिर कमियां निकालो। ऐसा क्यों मना किया जा रहा है? धीरे धीरे उसने अपने घर वालों को मनाया और हमारी शादी की बात चलने लगी। प्यार का नाम लेते ही अक्सर माता पिता नाराज हो जाते हैं, इसलिए भले ही रिश्ता अच्छा हो वे उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब मेरे घर वाले ने नेहा को देखा और उसके घर वाले मुझसे मिले तो सब एक दूसरे पर इतने फिदा हो गए जैसे पानी में शक्कर घोलकर मीठा शरबत बनाते हैं। ये देख मैं बहुत खुश हुआ। दोनों परिवारों ने जल्दी शादी की तारीख तय कर ली। तब से हमारे आने वाले दिन खुशियों और मस्ती से भरे थे। बस हमारा परीक्षा का इंतजार था। छुट्टियों में शादी रखी गई थी ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। हमारी परीक्षा खत्म हुई, फिर मैं रचना और सचिन के साथ शॉपिंग करता और नेहा से घंटों फोन पर बात करता कि कौन कौन से पोज में तस्वीरें खिंचवाएंगे, कौन से वीडियो बनाएंगे। हल्दी के दिन हमारे दोस्तों ने खूब मस्ती की, एक दूसरे पर हल्दी लगाई और खूब फोटो खिंचवाई जो मैंने नेहा को भेजी। रात को फोन पर देर तक बातें होती रहीं। नेहा के घर मेहंदी का फंक्शन हुआ। उसके हाथों में मेहंदी में मेरा नाम लिखा गया था जिसे उसने खोजा। वह हंसती खेलती मुझे वीडियो भेजती रही। धीरे धीरे शादी का दिन भी करीब आ गया। उस दिन जयमाला के लिए नेहा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई अप्सरा हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मैं उसे देखता ही रह गया। मेरे दोस्तों ने कोहनी मारकर कहा, यार अब तो चलो, जयमाला का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, भूख लगी है और हमें डांस भी करना है। नेहा ने मुझे जयमाला पहना दी। मैंने उसे तालियां बजाईं और हम पर फूल बरसाए गए। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 7वें आसमान पर हूं। फेरे लेते हुए मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब जो भी हो यह लड़की मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार है, मेरी दुनिया है। शादी के बाद हमने हनीमून प्लान किया। सबसे पहले हम मनाली गए जहां बर्फ की चादर थी। हम बर्फ में झगड़े, हंसे और घंटों चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठे रहे। खामोशी में भी हम कई बातें महसूस कर लेते थे। फिर हमारा अगला पड़ाव था आगरा, जहां हमने ताजमहल देखा, प्यार का अमर प्रतीक। वहां हमने ढेर सारी सेल्फियां लीं, वीडियो बनाए और खूब मस्ती की। तब मुझे नहीं पता था कि हमारा ये खुशहाल सफर जल्द ही एक डरावने हादसे में बदल जाएगा, क्योंकि किसी की काली नजर हमारी खुशियों पर पड़ चुकी थी। हमारा वापस घर लौटने का समय था। हम बस में बैठे जो धीरे धीरे आगरा से आगे बढ़ रही थी। रात का सन्नाटा था। बस में सफर करने वाले यात्री मस्त थे। कोई गाना सुन रहा था, कोई बच्चे संभाल रहा था तो कोई दोस्तों से बातें कर रहा था। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने कहा, सब लोग उतर जाओ, शायद बस में कोई खराबी है। सारे यात्री बाहर आ गए। मैंने नेहा से कहा, चलो कुछ दूर वहां एक खाली जगह है, वहां जाकर बैठते हैं, शायद वहां कोई बेंच भी हो। मुझे उस वक्त यह नहीं पता था कि जिसे मैं खाली जगह और बेंच समझ रहा था वह असल में एक कब्रिस्तान था। अनजाने में हम दोनों एक कब्र के ऊपर बैठ गए। जैसे ही हम बैठे मुझे अचानक एक जोर का झटका लगा और मैं पीछे हट गया। नेहा ने भी कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे भी धक्का दिया हो। मुझे डर लगने लगा। नेहा पहले से ही घबराई हुई थी। मैंने कहा, चलो यहां से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अंधेरे में मुझे चारों तरफ कब्रें दिखने लगीं। हमें एहसास हुआ कि हम कब्रिस्तान में हैं। नेहा का डर और बढ़ गया। उसने कहा, चलो जल्दी निकलते हैं, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। लेकिन हमारी मुसीबत तो शुरू हो ही चुकी थी। हमारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि हम कब्रिस्तान में आ गए थे और ऊपर से कब्र पर बैठ गए थे, जिससे किसी सोई हुई रूह को जगा दिया गया। मैंने जैसे ही नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मुझे पीछे से एक और जोरदार धक्का लगा, जिससे मैं संतुलन खो बैठा और सीधे एक सीमेंट की कब्र के कोने से टकरा गया। मेरा माथा फट गया और खून बहने लगा। मुझे चक्कर आने लगा और मैं वहीं गिर पड़ा। नेहा दौड़कर मेरे पास आई, रोते हुए बोली, विवेक क्या हुआ तुम्हें? उसने अपना दुपट्टा फाड़कर मेरे माथे पर बांधा। उस अंधेरे में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई खड़ी है जिसकी लाल आंखें मुझे घूर रही हैं। मैं पूरी तरह से दहशत में था। जितनी जल्दी हो सके मैं उस जगह से भाग जाना चाहता था। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नेहा जल्दी यहां से भागो, अगर हम यहां रुके तो कुछ भी हो सकता है। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दोनों वहां से दौड़ पड़े।
पीछे मुड़े बिना हम भागते रहे, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। डर की वजह से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो मेरा दिल फटने वाला हो। जैसे ही हम बस स्टॉप के पास पहुंचे, मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। बस में सवार सभी यात्री हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरा माथा चोट की वजह से पट्टी में था, जिसे देख कंडक्टर और ड्राइवर घबराए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम ठीक तो हो? मैंने सारी कहानी बताई तो कंडक्टर बोला, भाई तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। वो जगह एक कब्रिस्तान है और जो भी धोखे से वहां पहुंच जाता है वो जिन्न के शिकंजे में फंस जाता है। वो अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान नहीं ले लेता। खासतौर पर शादीशुदा या प्रेमी जोड़ों को देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। कंडक्टर की बातें सुनते सुनते मेरा पसीना छूट गया और डर के मारे मैं कांप उठा। सोच रहा था कि मैंने इतनी बड़ी मुसीबत अपने लिए क्यों ली। नेहा का चेहरा मेरे सामने था तो मैंने उसे समझाया, डर मत, कुछ नहीं होगा। बस में बैठे लोग हम पर सहानुभूति जता रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और कहा, यह मेरा नंबर रखो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। हमारे पड़ोस में भी किसी के साथ ऐसा हुआ था। तब तांत्रिकों की मदद से उस जिन्न से छुटकारा मिला था। हाथ कांपते हुए मैंने उनका नंबर लिया। बस हमारी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। घर लौटने पर हमारा जोरदार स्वागत हुआ, जैसे हम कोई बड़ी कामयाबी लेकर आए हों। माँ का प्यार और भाई बहनों की खुशी हमारे चेहरे पर झलक रही थी। माँ को मेरी बहुत चिंता रहती है। जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो वह बार बार फोन करती है। हनीमून के दौरान भी माँ के फोन कम नहीं हुए। नेहा मुझे मम्मीज बॉय कहकर चिढ़ाती थी। हमारे दिन खुशी खुशी गुजर रहे थे, लेकिन जो मुसीबत हमारे साथ आई थी वह सिर्फ डरावनी ही नहीं, जिद्दी भी थी। वह धीरे धीरे नेहा के भीतर समा गई थी और हमारी खुशियों को खा रही थी। घर लौटे कुछ ही दिन हुए थे। सुबह सुबह नाश्ते की बातें होती हैं तो हर किसी की अलग पसंद होती है। सुमित को आलू पराठा चाहिए, प्रिया को फ्रूट सलाद और पिताजी को हल्का दलिया। इसलिए अक्सर शुरुआत में काफ़ी बहस होती कि आखिर कौन सा नाश्ता बनेगा। क्योंकि प्रिया कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहती तो ज़्यादातर काम मम्मी पर ही पड़ता था। लेकिन जब से नेहा हमारे साथ आई हैं, वे मम्मी का हाथ बखूबी बंटाती हैं। कई बार तो कह देती हैं, मैं नाश्ता बना लूँगी, आप लोग बैठकर आराम से खाइए। हम सबने भी यह आदत अपना ली है और नेहा के हाथ का खाना नाश्ता सचमुच लाजवाब होता है। आज भी हम सुबह से ही नाश्ते की मेज पर बैठे थे, खाना आने का इंतजार कर रहे थे। तभी रसोई से अचानक गैस की तेज गंध आने लगी। मैं दौड़कर किचन में गया और देखा कि नेहा वहां खड़ी थी। गैस चालू थी, लेकिन चूल्हे पर कोई बर्तन नहीं था। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और पूरी तरह शांत थी। मैं हैरानी से बोला, नेहा, यह क्या कर रही हो? गैस चालू है। कांपते हाथों से मैंने गैस बंद कर दी। वह मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखकर बोली, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं क्या कर रही हूं? मैं जो चाहूं करूंगी। वैसे भी तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। उसकी अजीब बातों ने मुझे घबराकर झकझोर दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, नेहा, होश में आ जाओ, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या कह रही हो। पर वह चुप रही और मेरी तरफ ऐसे घूरती रही कि मैं डर गया। मैंने फिर कहा, नेहा, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? तभी बाहर से आवाज आई, भाई, नाश्ते में इतनी देर क्यों हो रही है? मम्मी आ गई हैं। मम्मी के पीछे सुमित भी आ गया। वह बोला, भाभी, आप कमाल करती हो, नाश्ते में देर कर दी। मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। क्या बना है, लाओ तो सही। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी घूरती और बड़बड़ाती हालत देखकर मम्मी और सुमित दोनों दंग रह गए। मम्मी ने उसे पुकारा, नेहा, बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या बोल रही हो? नेहा ने कहा, वो मुझे बुला रहा है, खिड़की के बाहर। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ये सुनकर हम सब दंग रह गए और डर से कंप पाने लगे। बाहर देखा तो कोई नहीं था। तभी अचानक नेहा बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। मैं उसे उठाकर कमरे में ले गया, बिस्तर पर लिटाया और पानी छिड़का, लेकिन वह होश में नहीं आई। मम्मी ने कहा, शायद गर्मी या तनाव की वजह से ऐसा हुआ है, डॉक्टर को बुलाओ। मैंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर डॉ सिंह को फोन किया। कुछ ही देर में वे आ गए। उन्होंने जांच शुरू की कि अचानक नेहा उठ बैठी और डॉक्टर का गला पकड़ लिया। मर्दाना आवाज में गुर्राई, तुम्हें कौन कहा यहां आने को? फट से यहां से निकल जाओ, वरना हाल बुरा होगा। फिर उसने डॉक्टर को जोर से धक्का दिया और खुद बेड पर गिर पड़ी। डॉक्टर दूर जाकर गिर गए और घबराए हुए नेहा को देखने लगे। मम्मी, सुमित और हम सब स्तब्ध थे।
सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हम डरी हुई नजरों से नेहा की ओर देख रहे थे। नेहा गहरी नींद में सो रही थी। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और जाने की तैयारी की। बोले, इसका इलाज दिमाग के विशेषज्ञ से करवाओ, ये मेरी समझ से बाहर है। ये सुनकर हम सब चिंतित हो गए, लेकिन नेहा अब पूरी तरह शांत लग रही थी और आराम से सोती रही। सुबह सुबह ही यह मुसीबत हमारे घर आ गई थी। रचना ने नेहा के पास रहना शुरू किया और मम्मी किचन में नाश्ता बनाने लगी। नेहा की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। नाश्ता बनाकर मम्मी टेबल पर रख आईं। तभी नेहा उठकर बैठ गई और बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसने आश्चर्य से पूछा, आप सब यहाँ क्यों हैं? मैं तो नाश्ता बनाने आई थी, गैस चालू है। मैंने उसे रोका और कहा, मम्मी ने नाश्ता लगा दिया है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हुआ था। तुम्हारे उल्टे सीधे बोलने की वजह से हम सब डर गए थे। नेहा ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो नाश्ता बनाने गई थी। गैस ऑन करते ही मुझे लगा कोई सिर पर बैठ गया है, तभी होश आया। उसकी बात सच थी। असली समस्या मुझे पता थी, लेकिन घर वालों को मैंने छुपा रखा था। अब उन्हें खुद पता चल जाएगा। मैंने नेहा को टेबल पर बिठाकर नाश्ता खिलाया और सब कुछ सामान्य हो गया। फिर भी घर में सब तनाव में थे, इसलिए पापा ने शाम को बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया। जब वे ड्यूटी से लौटे तो हम सब इकट्ठे बाहर गए। वह शाम खुशगवार थी, सबका मूड ताज़ा हो गया। सचिन ने मज़ेदार चुटकुले सुनाए, सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। रचना ने भी हंसी ठिठोली में भाग लिया। रात को हम सब अपने अपने कमरे में गए। मैं नेहा के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसका हाथ थामा और कहा, नेहा, तुम परेशान हो गई हो, मुझे बहुत बुरा लगा। नेहा ने झट से मेरा हाथ छुड़ा दिया और कड़क लहजे में बोली, मुझसे बात करने का मन नहीं है। मैंने फिर भी उससे बात करने की कोशिश की, पर उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। पहले तो वह खुश थी, लेकिन अब मुझसे बात करने का मन नहीं था। मैंने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे आराम करने दिया। वह दूसरे तरफ मुंह करके सो गई। मैं देर तक जागा रहा, फिर नींद आ गई। आधी रात करीब 2:30 पर ताली बजने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने देखा, नेहा कमरे के एक कोने में खड़ी हाथों से धीरे धीरे ताली बजा रही थी, लेकिन यह ताली नहीं, 2 सूखी लकड़ी टकराने की आवाज थी। मैंने पूछा, नेहा, ये क्या कर रही हो? पर उसने मेरी बात सुनी नहीं। वह लगातार ताली बजाती रही और बोली, अब तुम आ ही गए हो विवेक, अब खेल शुरू होगा। उसका यह अजीब व्यवहार देखकर मैं घबरा गया। लाइट जलाई तो वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं दौड़ाकर मम्मी और रचना को जगाया। दोनों उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए। मेरे घर में तनाव का माहौल छा गया था। जैसा कि डॉक्टर सिन्हा ने कहा था, हमने मनोचिकित्सक से इलाज शुरू किया। सभी जरूरी टेस्ट कराए, लेकिन रिपोर्ट साफ थी। उसका दिमाग पूरी तरह ठीक था, फिर भी उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे। वह बाथरूम में घंटों रहती और मेरा मन यह जानने के लिए बेचैन रहता कि वह वहां क्या करती है। एक दिन जब मैं जिज्ञासु होकर दरवाजा खोलकर देखने लगा तो पाया कि नेहा आईने के सामने खड़ी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ और कुछ बड़बड़ाती हुई। मैंने तड़कते हुए कहा, नेहा, ये क्या बोल रही हो? उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, पर वह मुस्कुराहट नेहा जैसी नहीं थी। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ पल बाद वह सामान्य हो गई। एक रात अचानक मैं उठ बैठा। कमरे में अजीब सन्नाटा था, पंखा बंद था, लेकिन अजीब आवाजें आ रही थीं। लाइट जलाकर देखा तो मैं दंग रह गया। नेहा पलंग पर उल्टी लटकी थी, पैर पलंग पर टिके थे, शरीर नीचे की ओर था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। मुंह से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी, जो इंसानों जैसी नहीं थी। कांपती आवाज में मैंने कहा, नेहा, प्लीज ऐसा मत करो, ये क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वह पलंग पर ऐसे लटक गई जैसे कोई जानवर हो। फिर वह मेरी ओर बढ़ी और कान में बोली, अब ये शरीर मेरा है। उसकी आवाज और लहजा अब मानवीय नहीं रह गए थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके मुंह से काला धुआं निकला और वह बेहोश हो गई। इतने दिनों में मैंने हर डॉक्टर से इलाज कराया, दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मम्मी ने भी झाड़ फूंक, ओझा, गुनिया बुलाए, लेकिन सब बेकार था। पापा ने एक नया डॉक्टर बुलाया, जिसने सारी जांचें करवाईं और कहा कि यह डिप्रेशन या मानसिक बीमारी नहीं है, बस कमजोरी हो सकती है, इसलिए दवा दी। घर में सब समझने लगे थे कि कुछ गड़बड़ है। माँ रोज रुद्राक्ष लेकर नेहा के पास जाती, उसके सिर के चारों ओर घुमाती तो वह जोर से चिल्लाने लगती। जब उसकी मम्मी और भाभी आईं तो वह उन पर चिल्लाई, तुम्हारे अंदर कितना जहर है,
मैं तुम्हें देख रही हूं। घर में सब डरने लगे। उसकी मम्मी और भाभी मम्मी के पास जाकर बोली, समधन जी, इस पर किसी जिन्न या प्रेत का साया है। इसे किसी ओझा या तांत्रिक को दिखाइए, यह दवा से ठीक नहीं होगा। यह एक अलग ही मामला है। मम्मी को भी यह बात समझ में आ गई। तब उन्होंने एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। वह आते ही बोले, इस घर में एक भयानक जिन्न का साया है जो दिख नहीं रहा पर हर वक्त देख रहा है। उन्होंने नींबू नेहा के सिर से घुमाया जिसमें काला हिस्सा था। तांत्रिक ने तंत्र साधना की और बताया कि यह आत्मा कब्रिस्तान से आई है जहां से वे घूम कर आए थे। अब यह आत्मा अकेले जाने वाली नहीं। उस दिन पहली बार समझ आया कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सच्ची आत्मा की बला है। अब नेहा को बचाने के लिए मुझे सब करना था। मैंने तांत्रिक से पूछा, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कुछ पैसे लिए और कहा, सामान लाने से तुम्हें मतलब नहीं, मैं इसे मारकर भगा दूंगा। उन्होंने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले एक घेरा खींचा, उसमें कई वस्तुएं रखीं। नेहा को घेरे में बिठाया और मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में नेहा झूमने लगी और फिर एक भयानक मर्दाना आवाज में चिल्लाई, तू फिर मेरे सामने मरने आया है? अपनी जान का डर नहीं? अभी इसी वक्त यहां से हट जा, नहीं तो देख लेता हूं तेरी क्या हालत करता हूं। ऐसा लग रहा था कि इस जिन्न से तांत्रिक पहले भी सामना कर चुका होगा। उसकी इतनी धमकी सुनकर तांत्रिक बाबा ने अपना सामान जल्दी समेटा और चले गए। उन्होंने मुझसे कहा, यह बहुत खतरनाक जिन्न है, मैं इससे नहीं लड़ सकता। अपनी जान बचाना बेहतर है, तुम किसी और तांत्रिक से मदद लेना। मैंने कहा, जिसकी किस्मत वैसी होती है वैसा ही अंजाम होता है। शायद मेरी किस्मत खराब थी जो हमने उस कब्रिस्तान में कदम रखा। अब मुझे नेहा के लिए कोई दूसरा तांत्रिक ढूंढना था। एक दिन किसी ने दूसरे ओझा का नाम बताया जो हर समस्या का समाधान कर सकता था। मम्मी ने उसे बुलाया। घर में हलचल मच गई। ओझा जी तोंद वाले, हकलाते और मुंह में पान दबाए हुए थे। घर आते ही बोले, यहां जिन्न की छाया है। मम्मी बोली, हमें पता है, पर कोई इसे हटाए भी तो। नेहा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। जैसे ही ओझा ने झोले से नींबू और लाल मिर्च निकाली, नेहा जोर से हंसी। बाबा, आप नींबू लेकर भूत भगाओगे? ओझा जी बोले, तू कुछ भी हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भाग यहां से। अगले ही पल नेहा ने हवा में कुछ फेंका और ओझा के मुंह से झाग निकलने लगा। वह बोला, हे भगवान, यह तो असली जिन्न है। मैं हल्का फुल्का ऊंझा हूं, इससे नहीं लड़ सकता। और वह भाग खड़ा हुआ जैसे पीछे कोई पागल कुत्ता हो। रात के लगभग 3 बजे थे जब मैं सो रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज मेरे ऊपर बैठ गई हो। सांसें थम सी गईं। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा नेहा मेरे सीने पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और उसकी आंखें इतनी फैली थीं जैसे गिर जाएंगी। मेरा दिल डर से धड़क उठा। हकलाते हुए बोला, नेहा, ये क्या कर रही हो? वह मर्द की आवाज में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू नेहा के साथ नहीं रह सकता, वह मेरे साथ रहेगी। अब सोच ले, तेरा मरना क्यों जरूरी है? अचानक उसने अपने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने ताकत लगाकर उसे धक्का दिया तो वह गिरकर बेहोश हो गई। मैं वहां से भागा और सीधे मम्मी के पास पहुंचा। हाँफ रहा था, माथा पसीने से तर था। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने पूरा हाल बताया। जैसे ही मम्मी ने सुना कि नेहा मेरा गला दबा रही थी, वे बुरी तरह डरी। पूरे परिवार को इकट्ठा किया गया। स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। न कोई ओझा काम कर रहा था, न डॉक्टर। हम सब उस जिन्न के दंश में थे। मम्मी पापा, नेहा के माता पिता सभी बैठे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। दिन में नेहा सामान्य रहती, हंसती मुस्कुराती, खाना पीना ठीक था, लेकिन रात को उसका रूप बदले रहता। मैंने महसूस किया कि नेहा मेरी शक्ल देखना नहीं चाहती थी, मुझसे बात नहीं करती और सबसे बड़ी दुश्मनी मुझसे ही रखती थी। अब तो उसने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। रात में जैसे कोई और उसके अंदर आता था। नेहा की मां फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मेरी बेटी इतनी प्यारी थी, अब इसका क्या हुआ? किसी बुरी शक्ति ने उसे जकड़ लिया है। परिवार ने समझ लिया कि जिन्न मुझसे नफरत करता है, इसलिए पापा ने कहा, बेटा, कुछ दिन तुम नीचे वाले कमरे में सो जाओ, नेहा अकेली ऊपर रहेगी। अब तो दिन में भी नेहा का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन उसकी मां खाना लेकर आई। बेटी, तुझे राजमा चावल पसंद था, ये तेरे लिए बनाया है। नेहा ने थाली छीन ली और जैसे जानवर की तरह जमीन पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। दोनों हाथों से मुंह भर भर कर खा रही थी। वो एक पल में खाना छोड़कर उठ गई, फिर बोली, और चाहिए? हाथों से चावल गिर रहे थे, मुंह से लार टपक रही थी।
जैसे उसकी भूख कई जन्मों की हो। मैं अनशन से लड़ रही उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। रात को अपनी सुरक्षा के लिए मैं नीचे सोता था, लेकिन दिन भर उसके पास ही रहता। एक दिन मैंने देखा कि नेहा ने नीली साड़ी पहन रखी थी और ऊपर से हरा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उसने अपनी आंखों में इतना काजल भरा था कि लग रहा था जैसे काजल की सारी ट्यूब खत्म कर दी हो। माथे पर लाल टिका था और कलाइयों में चूड़ियों की झंकार। उसका यह रूप देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने पूछा, नेहा, ये क्या पहना है? उसने मुस्कुराकर कहा, यही मुझे पसंद है, ये मुझ पर अच्छा लगता है। जब वह सामान्य होती तो मुझसे प्यार से बात करती, पर जब वह उस आत्मा के नियंत्रण में होती तो ऐसा व्यवहार करती कि जैसे मुझे मार डालना चाहती हो। वह आत्मा जो उसके अंदर थी मुझे खत्म करना चाहती थी। अब मेरी बात उसकी नहीं चलती थी, बल्कि ये लड़ाई मेरे और उस आत्मा के बीच चल रही थी। यह जैसे छुपा छुपी का खेल था। मैं उससे बचता और वह मौका तलाशती। वह मुझे उस दिन पता चला था जब उसने मेरी गर्दन पकड़कर दम घोंटना चाहा। तब से मैंने रात को उसके पास रहना बंद कर दिया था। दिन में ही उसकी देखभाल करता और बेहद सतर्क रहता। मेरी माँ भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, दरगाह जाना, मन्नतें करना, इबादत, पर वह आत्मा जिद्दी थी और चैन नहीं लेती थी। हमारे मोहल्ले में यह अफवाह फैल गई कि हमारे घर की बहू पर आत्मा सवार है। कुछ लोग हमारी मदद करने की बजाय मजाक देखने आते थे। उनकी बातें सुनकर हम गुस्सा हो गए और उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन वह लोग नाराज होकर फिर हमारे खिलाफ हो गए। ऐसा लगता था कि हम पहले कभी खुश नहीं थे और यह दुहक कभी खत्म नहीं होगा। माँ मेरी शादी को लेकर मुझसे ताने देती थी। एक दिन मैंने सख्ती से कहा, माँ, अब ऐसी बात मत कहना, इसमें नेहा की कोई गलती नहीं, हम दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। माँ भी परेशान हो गई थी। दिन भर काम करने के बाद रात को जगना, घर में शोर शराबा, नींद न आना, सबका असर परिवार पर पड़ा। पढ़ाई भी प्रभावित हुई। मेरा छोटा भाई राजू घर छोड़कर अपने दोस्त के साथ किराए पर रहने चला गया। बहन स्वरा को भी घर के काम संभालने पड़ते, इसलिए उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। मैं भी प्रतियोगिता की तैयारी छोड़ने लगा था। पापा काम पर जाते थे और घर में कोई खुश नहीं था। हर सुबह उठते ही चिंता होती कि आज क्या बवाल होगा। नेहा की जान का खतरा हर वक्त मंडरा रहा था। उसके माँ बाप भी परेशान थे। कई बार ओझा या तांत्रिक बुलाए, लेकिन वे सब मार खाकर भाग गए। कोई भी उस आत्मा के सामने टिक नहीं पाया। नेहा की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। खाना कम खाती, तंदुरुस्ती घट रही थी, पर कोई तांत्रिक उसे ठीक नहीं कर पाया। हम चिंतित थे कि अगर नेहा ठीक नहीं हुई तो वह धीरे धीरे मर जाएगी। यह आत्मा उसके जीवन को तबाह करना चाहती थी। फिर मुझे याद आया कि वापसी के दिन बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे अपना फोन नंबर दिया था और कहा था, अगर जरूरत हो तो मुझे याद करना। आज मैंने वह नंबर निकाला और उस बूढ़े अंकल को फोन किया। कॉल तुरंत उठ गई। मैंने उनसे अपना परिचय दिया और बताया कि मैं बस में उनसे मिला था, जिन्होंने तांत्रिक का नंबर दिया था। मैंने पूरी स्थिति समझाई कि मेरे घर पर एक भयानक समस्या है और अब मुझे उस तांत्रिक को बुलाना है। अंकल ने बिना देर किए कहा, हाँ, क्यों नहीं, तांत्रिक भैरवनाथ से संपर्क करो। और उन्होंने मुझे भैरवनाथ का नंबर दे दिया। मैंने तुरंत भैरवनाथ को कॉल किया। उन्होंने फोन उठाकर सबसे पहले पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने पूरा मामला बताया और बताया कि बस में एक बुजुर्ग ने उनका नंबर दिया था। जैसे ही मैंने जिन्न की बात बताई, उनका स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मामला मुश्किल जरूर है, लेकिन मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, मैं अभी आता हूं। दोपहर तक भैरवनाथ हमारे घर आ गए। उनके बारे में कहा जाता था कि वह सबसे खतरनाक जिन्हों को भी काबू में कर सकते हैं। वे हिमालय से नीचे कम ही उतरते थे, लेकिन जब वे तैयार होते हैं तो यमराज भी उनके सामने पीछे हट जाते हैं। उनके सिर पर जटाएं थीं, लाल आंखें थीं जैसे उनमें आग जल रही हो, और उनके गले में सांप की हड्डियों की माला लटकी हुई थी। उनका रूप भयानक था। उन्होंने नेहा को देखा और कहा, इसके शरीर को जिन्न ने अपना घर बना लिया है। तुमने सही वक्त पर मुझे बुलाया, वरना यह जिन्न इतना प्रबल हो चुका था कि इसकी जान लेकर ही जाएगा। पर अब मैं यहां हूं, चिंता मत करो। उन्होंने कहा, मुझे एक कमरा अलग चाहिए जहां कोई ना आए। जो भी सामान मैं कहूं तुरंत मिले। मां ने तुरंत हामी भर दी। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि भैरवनाथ इस बार कामयाब होंगे, लेकिन डर था कि कहीं वह भी पिछले ओझाओं की तरह न भाग जाए। उन्हें छत वाला कमरा दिया गया।
उन्होंने मुझे सामानों की एक लंबी सूची दी। बाजार जाकर मैं सारी चीजें जुटा कर आया। घर का माहौल अचानक बदल गया था। भैरवनाथ के सामने नेहा खड़ी थी। उसकी लाल लाल आंखें भैरवनाथ को घूर रही थीं। माँ और बहन स्वरा डर के मारे कोने में खड़ी थीं। उन्होंने बताया कि जब मैं बाजार गया था तब नेहा कमरे से चुपके से निकली और भैरवनाथ के कमरे के बाहर जाकर उन्हें देख रही थी। थोड़ी देर बाद भैरवनाथ कमरे से बाहर आए तो नेहा उन पर टूट पड़ी, हाथ भी चला दिया, पर भैरवनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे बांध दिया, जिससे वह कुछ नहीं कर सकी। फिर भैरवनाथ ने मुझसे कहा, जाओ नेहा को उसके कमरे में ले जाकर लिटा दो। फिर भैरवनाथ छत पर गए और तांत्रिक मंडल बनाया। लाल रंग का सिंदूर लेकर एक बड़ा गोल घेरे की आकृति बनाई। उनका चेहरा लाल हो रहा था और उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम आग से बने हो तो आग में वापस जाओ, पर अब मुक्त हो जाओ। यह कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए राख फेंकी। जमीन पर गिरी छाया से लपटें उठने लगीं और जिन्न की रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे जैसे छाया जल रही थी, चीखें और तेज होती गईं, फिर धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो गईं। अंत में वह छाया पूरी तरह भस्म हो गई थी और नेहा के शरीर से जिन्न का वशीकरण खत्म हो चुका था। चारों तरफ शांति फैल गई थी। मैं भैरवनाथ के सामने गिर पड़ा और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो जिन्न भी हार मानता है, पर ध्यान रखना कभी भी कब्रिस्तान की तरफ मत जाना। नेहा अब मेरी पुरानी रतिका ही थी और उसकी सेहत भी दिन ब दिन सुधर रही थी। फिर मेरी नौकरी लग गई और मैं मुरादाबाद चला गया, साथ में रतिका को भी ले गया। आज मेरी जिंदगी खुशहाल है, लेकिन जब भी मैं उस भयानक दौर को याद करता हूं तो मेरे शरीर में एक ठंडी डर की लहर दौड़ जाती है। उस वक्त की यादें अब भी मेरे दिल दिमाग में ताज़ा हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।